Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we studied about the development of secondary sexual characteristics. Now our next topic is the reproductive function of hormones. Please try to understand. Reproductive functions of hormones. Functions of hormones. Okay, now reproductive function of the hormones. Okay, now please try to understand. Actually we want to tell you something. अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो अलग होती हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में काम आती है. सेलेवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्सोक्राइन के अंदर होती हैं. और यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब इस लेसन में जितने भी हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. मतलब होता क्या है कि एक्सोक्राइन में तो ग्लैंड से जो भी लिक्विड सीक्रेट होगा वो लाइक ए पाइप सिस्टम अपने टारगेट साइट पर जाकर के पहुंचेगा. लेकिन एंडोक्राइन में क्या होता है, रेनफॉल वाला सिस्टम होता है. जो भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे हार्मोन सीक्रेट होगा, ब्लड में मिक्स होगा जस्ट लाइक द रेनफॉल, और ब्लड पे मिक्स होकर के जो भी उसका बॉडी पार्ट है, जो टारगेट साइट है, वहां पर जाकर के अपना काम करेगा. तो इसमें तो टू एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास, लाइक द सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये जो होती है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आप समझ ही रहे हैं जो अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. इसमें कुछ नेम आ रहे हैं, दैट इज द पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ovaries, testes और pituitary and thyroid. Pituitary and thyroid ये ग्लैंड्स की नेम है. एक्चुअल में अपनी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो होंगी पैंक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड. ऐसे होता है. These glands release the hormone directly to the blood. मतलब कि इनके जो भी लिक्विड्स निकलेंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंस निकलेंगे, they are directly mixed into the blood. Directly mixed into the blood. ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे वो. ओके, फिर वो अपनी जगह पर जाकर के और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं. लेकिन अपने को इस लेसन में दो बातें करनी है. फर्स्ट नंबर, दैट इज अबाउट द टेस्टिस, और एक होता है ओवेरीज. अब टेस्टिस और ओवेरीज कब अपना फंक्शन शुरू करेंगे, जब मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा और ओवेरीज के अंदर
एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होगा। मतलब कि जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है ना, उसको स्टार्ट करवाने में इन दोनों का रोल होता है, दैट इज द ओवरीज और टेस्टिस। इनमें से ओवरीज में से एस्ट्रोजन और टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, और इन दोनों का सीक्रेशन कंट्रोल होता है बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इनको कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके सर, इतनी बात सुनना आप। अब इसमें टेस्टिस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन पर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा, उसकी वजह से इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। और ऐसे ही ओवरीज में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग। ये एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर। अब इसमें एक बात हम आपको बता दें, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड सीक्रेट होते हैं उनको अपन हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं और जिस बॉडी पार्ट पे जाकर के अपना इफेक्ट शो करते हैं उसको बोलते हैं हम टारगेट साइट। बोथ द सेक्स हार्मोन रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम रीच द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और टारगेट साइट। मतलब जिस जगह पर जाकर के, जिस बॉडी पार्ट पे जाकर के और हार्मोन्स अपना इफेक्ट शो करते हैं वो टारगेट साइट या बॉडी पार्ट कहलाता है। As a result, they stimulate change in the body at onset of puberty. जब puberty stage होती है तब इनके अंदर क्या होता है बेटा? अपने changes होना शुरू हो जाते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं हम, reproductive phase in humans। ये तो reproductive function of hormones हो गया, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। और उसके बाद अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, that is the reproductive phase in humans। Please look, reproductive phase मतलब the stage on which they are able for reproduction। इसका मतलब होगा reproductive phase in humans। इसमें एक बात सुनना, the adolescent boy become capable of reproduction where their testes begins to produce sperm, and girls capable of reproduction when their ovaries begin to produce ova। ये तो हमने पहले पढ़ा भी है। मतलब कि मेल वाले केस में जो एडोलेसेंट जो बॉयज होते हैं उनके अंदर जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, होना शुरू होता है, then they start to ready for the reproduction। और फीमेल वाले केस में जो, तो फीमेल वाले केस के अंदर क्या होता है? they are able to produce ovum। ओके, इतनी सारी बात को ध्यान से समझना आप। मेल के अंदर क्या होगा? they are capable of the प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, और ये ओवा या एग को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। वो कब होता है? एडोलेसेंट एज से स्टार्ट होता है। अब एक बात और सुनना, इन द मेल कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट। और एक बात हम आपको बता दें, इसमें स्पर्म को मेल गैमेट बोला जाता है। ओके, और that is the male gamete, और इसको बोला जाएगा फीमेल गैमेट। Say this is correct now। और अब आगे सुनो, in female the reproductive phase begins at an earlier stage, that is 10 to 12 years, and generally lasts up to age nearly 45 to 50 years। हम फीमेल की बात कर रहे हैं बेटा। फीमेल वाले केस में क्या होगा? स्टार्टिंग जो होती है ना एडोलेसेंट स्टेज की, मतलब कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है
रिप्रोडक्टिव फेज वो कब से स्टार्ट होती है? दैट इज द 10 to 12 ईयर्स। इस बीच में शुरू हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट क्या होता है? 45 to 50 ईयर्स। इन केस ऑफ फीमेल बता रहे, मतलब कि ये स्टार्ट तो ओके, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन उसी बात को हम इसमें करें, at the onset of puberty ova begins to mature once in 28 days। और फीमेल के अंदर क्या होता है? after every 28 days, after 28 days they release एग और ओवा। मतलब हर मंथ में एक बार क्या होता है? ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है और उसके जस्ट 28 डेज बाद नेक्स्ट ओवा या एग का प्रोडक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? उसके लिए यूट्रस रेडी हो जाता है टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग द एग। जो भी ओवेरी से एग प्रोड्यूस होगा उसको रिसीव करने के लिए क्या होता है? यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है, उसकी वॉल्स वगैरह काफी थिक हो जाती है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर जो एग रिलीज हुआ अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा और पहले की तरह एम्ब्रियो फोर्टियस बन करके और यंग वंस और बेबीज का प्रोडक्शन होता है। दैट मींस द प्रेगनेंसी और फाइनली द बर्थ ऑफ द यंग वंस। लेकिन अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, then if the fertilization of egg fail, the thick lining of uterus, तो यूट्रस की जो thick linings हो जाती हैं उसमें ब्लड और मसल्स जो रिलीज होती है शेड ऑफ फीमेल में, इसका नेम दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन। दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। कितनी बात समझ में आ गई? दोबारा सुनना, हम बता रहे बेटा अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हर 28 डेज के बाद में होता है। उसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ द एग, एग रिलीज होता है। अगर उस एग का स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से फोर्टियस एंड देन बर्थ ऑफ द लिविंग बीइंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? जो यूट्रस की जो वॉल्स वगैरह काफी थिक हो जाती हैं वो प्लस सम ब्लड वेसल्स रिलीज फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद एक बात और देखना, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसको बोला जाता है मेनार्क। ये तो कंटिन्यू वे में जो प्रोसेस होता है उसको तो हमने क्या बोल दिया? मेंस्ट्रुएशन। और फर्स्ट फ्लो ऑफ ब्लड, फर्स्ट फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है ना उसका नेम क्या बोलेंगे हम? मेनार्क। ठीक है? और ये जनरली कब होता है? बिटवीन द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई? और लास्ट जो होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉप। यस, द लास्ट फ्लो ऑफ ब्लड जो होगा ना, लास्ट फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज द मेनोपॉज। और मेनोपॉज होता है एट द एज ऑफ 45 और 50। तो ध्यान रखना, फीमेल वाले केस में 45 to 50 के बीच में मेंस्ट्रुएशन फ्लो बंद हो जाता है और उसको मेनोपॉज बोला जाता है। हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा इस सब के लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेंस्ट्रुएशन ऑफ एग, थिकनिंग ऑफ uterus wall and breaking down of wall if fertilization does not occur
But if the egg is fertilized, begins to divide and embedded in the uterus for their development, which mark. Okay, now it means after this is the condition to start of pregnancy. इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है बुक में उसको ध्यान से स्टडी करना. एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, यंग वुमेन शुड टेक मोर आयरन इन देयर डाइट. तो इस दौरान जो भी ब्लड का लॉस होता है ना, उसको कवर करने के लिए यंग वुमेन्स को आयरन रिच डाइट लेना चाहिए. देन the blood loss can be covered. Okay, this is the end for today, and next timing we study about how its sex determined. Thank you very much. Okay.